जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। किसान भाई बहनों, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ कृषि से संबंधित नई जानकारियों के साथ हाजिर हो गए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे हम कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चलाती है राज्य में नए तालाबों के सर्वेक्षण, संवर्धन और मत्स्य बीज संचयन की योजना। मुर्गियों को रानीखेत, ब्रूसोलोसिस और कालरा का टीका समय पर दिलाएं। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है ग्रबर। राज्य के मछली पालकों और मत्स्य पालन व्यवसाय को और विकसित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग झारखंड राज्य में कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें एक प्रमुख योजना है नए तालाबों का सर्वेक्षण, उनका संवर्धन और उनमें मत्स्य बीज संचयन की। इस योजना के अंतर्गत चयनित मत्स्य मित्रों के माध्यम से नए तालाबों का सर्वेक्षण कराया जाता है। साथ ही मत्स्य बीज का संचयन, संवर्धन और उनके द्वारा मछली पालकों को समय समय पर जागरूकता तथा तकनीकी सलाह प्रदान कराई जाती है। इन कार्यों के लिए मत्स्य मित्रों को प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र या प्रति तालाब के हिसाब से मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। रानीखेत, ब्रूसोलोसिस और कालरा यह मुर्गियों में लगने वाली बीमारियां हैं। ये बीमारियां मुर्गियों में तेजी से फैलती हैं और आसपास के सभी मुर्गियों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। बीमारी लग जाने की स्थिति में मुर्गियों को बचाना काफी कठिन होता है। ये बीमारियां मुर्गियों को ना लगे, इसलिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। फूलों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। फूलों की खेती वैज्ञानिक विधि से की जाए तो निश्चित वह फायदेमंद साबित होगी। यदि किसान गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गेंदा के उन्नत प्रभेद लगाएं। गेंदा के उन्नत प्रभेदों में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा अच्छे माने जाते हैं। पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा गेंदा फूल के उन्नत प्रभेदों में झारखंड की मिट्टी और जलवायु के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनके 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से लेकर पहले नर्सरी में इसकी बुआई कर पौधे तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद तैयार पौधों की खेत में रुपाई करनी चाहिए। साथ ही सिंचाई, निकाई और उसकी उचित कृषि कार्यों को समय पर कर 150 से 200 क्विंटल गेंदा फूल प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए उचित समय पर आवश्यक कृषि कार्य करना जरूरी होता है। आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं कि चने की फसल में सिंचाई कार्य करना कब हितकारी है। चना में आपका फल छेदक कीड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए एक जैविक कीटनाशी है हेलिसाइड करके आता है। इसका आप 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर दें तो आपका जो फल छेदक कीड़ा है इसके भी नियंत्रित पाया जा सकता है। दूसरा आप एक दवा है प्रोफेनोफॉस, इसका आप 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें तो इससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपका कंट्रोल नहीं होता है तो पुनः 10 दिन के अंतर पर छिड़काव कर दें, जिससे आपका फल छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान ग्रबर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पंक्तिबद्ध फसल लगी हो तो यह कृषि उपकरण एक दिन में लगभग आधा एकड़ खेत में निकाई गुड़ाई करने में सक्षम है। किसी भी फसल में जिसमें कि निकाई गुड़ाई करनी रहती है उसमें ये मजदूरों का भारी समस्या से जूझते हैं। इसके लिए एकमात्र उपाय है इनका विकल्प के रूप में, वो है ग्रबर के द्वारा किसान भाई अपने खेतों में खुद जो है सो एक दिन में करीब 1/4 से लेकर आधा एकड़ तक खेत की निकाई गुड़ाई ग्रबर के द्वारा लाइन में यदि खेती किए हुए हैं तो किसी भी फसल की कर सकते हैं। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। मैं खेती कर रहा हूँ कम से कम 95-90 से लगभग। तो खेती में हमको बहुत सा फायदा भी होता है।
खेती करके हम अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अभी बीए कर रहा है मेरा बड़ा लड़का, उसका छोटा लड़का अभी मैट्रिक बोर्ड लिखा था। उसके प्लस हम लोग के खेती से बहुत तरह तरह के मतलब फसल हम लोग लगाते हैं। जैसे हुआ अभी आलू कोड़ा किए, अभी सब्जी का पूरा टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दू, ये सब के गाछी कर रहे हैं। खीरा का लगाने के भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 28, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 32, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 29, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में आंशिक तेजी देखने को मिली। मटर, टमाटर, गोभी जैसी सब्जियों के भाव बढ़े हैं। इसके साथ किराना मंडियां अपने पिछले सप्ताह के मूल्य पर टिकी रहीं। दलहनी अनाजों में नरमी दर्ज की गई है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1950, अधिकतम 2350 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2400, अधिकतम 3500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 2200, अधिकतम 2600 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6800, अधिकतम 9000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6400, अधिकतम 7500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 9500, अधिकतम 11200 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10100, अधिकतम 11500 रुपए। आलू न्यूनतम 850, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1000, अधिकतम 1250 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो जानकारियों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप अरहर की खेती तो करते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाए अरहर की, ये नहीं पता होती। चलिए आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। झारखंड की जलवायु दलहनी फसलों के उत्पादन में काफी सहायक है और किसान अगर वैज्ञानिक तकनीक, जिसमें खेत का चुनाव, मिट्टी का चुनाव, उन्नत प्रभेदों की जानकारी, नवीनतम कृषि उपकरणों का प्रयोग, बीजोपचार का महत्व और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जैसी तकनीकों का इस्तेमाल अपने खेती में करते हैं तो उन्हें अपने फसलों से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। दलहनी फसल की खेती में लापरवाही से कभी कभी किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। अतः कृषि विशेषज्ञों की सलाह और समय समय पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण द्वारा किसानों को खेती की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जाता है। दलहनी फसल, जिसमें अरहर मुख्य रूप से आता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी है, उसकी खेती के लिए किसानों को प्राथमिकताओं पर ध्यान देना जरूरी है।
अरहर फसल के लिए बलुआई दोमट मिट्टी का चुनाव करें। खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करने के बाद पाटा से मिट्टी को समतल कर देने से मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु खेत में लगभग 5 क्विंटल गोबर खाद तथा 20 केजी लेंडेन धूल का भुरकाव करना लाभदायक होता है। अरहर फसल की मुख्य रूप से 2 किस्में होती है जिसका प्रयोग किसान करते हैं। पहला मध्यकालीन किस्म तथा दूसरा दीर्घकालीन किस्म। इन किस्मों का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मध्यकालीन किस्मों को खेत में 75 सेंटीमीटर तथा दीर्घकालीन किस्मों को खेत में 90 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे फसलों का बढ़वार ठीक तथा पैदावार भी अधिक होती है। अरहर फसल की बुआई में उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग भी जरूरी प्रक्रिया है, जिसमें नाइट्रोजन का 20 केजी, फास्फेट का 40 केजी, पोटास 20 केजी तथा गंधक का 20 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। इसके अलावा खेती में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताए हुए अनुशंसित प्रभेद जिसमें बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1, आशा तथा हाइब्रिड की किस्मों का इस्तेमाल कर किसानों को फसलों में होने वाले बहुत सी बीमारियों से निजात तथा पैदावार अधिक लेने में काफी मददगार साबित होता है। उन्नत किस्मों के बीज के चुनाव के बाद बीजोपचार के लिए बेवेस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से बीजों को उपचारित कर लेने से हमारे बीज स्वस्थ हो जाते हैं। अरहर फसल का समय से बुआई कर देने से हमें बीज दर काफी कम तथा हमारी फसल से अधिक पैदावार भी प्राप्त होता है। फसलों के ठीक ढंग से देखभाल न करने की स्थिति में बहुत सारे रोग व्याधियां लग जाती हैं, जिसमें फल छेदक कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी होती है। अतः इससे बचाव के लिए विंडोसल्फान कीटनाशक दवा का पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करना फायदेमंद होता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर किसान अरहर फसल से ज्यादा उपज प्राप्त कर मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तो अरहर की फसल खड़ी है, जो लंबी अवधि वाली जो है वो अभी उसमें फूल फलन लग रहे हैं। जो माघ के महीने में माघी अरहर के रूप में प्रचलित है किसानों के बीच में, वो अब पकने की स्थिति में है। जो पकने की स्थिति में है, जिसमें पॉट्स लग रहे हैं, जिसमें छिमियाँ लग रही है, जैसे चैती अरहर में। तो ऐसे अरहर में अभी फली छेदक कीड़े का आक्रमण देखा जा रहा है। तो इसके लिए किसानों को चाहिए कि अविलंब उसकी रोकथाम करें और मोनोक्रोटोफास जो है उसका छिड़काव 400 ml प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर 1 से 2 छिड़काव करें। पौधा बहुत ऊंचा बढ़ा होता है, इसे छिड़काव करने की समस्याएं होती है, लेकिन बिना विलंब किए किसान को रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो फली छेदक की बात हो गई, और कौन कीड़े जो प्रभावित करते हैं? नहीं, अब मुख्यतः तो अभी फली छेदक करते हैं। एक विल्ट का प्रॉब्लम होता है, उकठा रोग। अरहर का ये फिजियन विल्ट है जो काफ़ी व्यापक रूप में अरहर में लगते हैं। तो मेरा सुझाव ये हुआ, किसान जिस खेत में ये रोग लग जाए तो वो किसान उस खेत में अरहर की खेती करना 3 से 4 साल बंद कर दें और ऐसे किस्मों का चुनाव करें जैसे नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, नरेंद्र अरहर 3 या चमत्कार HUL 13 के नाम से भी इसको जानते हैं, या मालवीय अरहर 13 के नाम से भी जानते हैं। तीनों इसका नाम है। तो ऐसे किस्मों का चुनाव किसान करें जिसमें ये रोग नहीं लगते हैं। यदि माघी यानी कि 200 से 220 दिन की किस्मों का चुनाव किसान अगर करना चाहें, प्रायः कम अवधि वाला अरहर को किसान पसंद करते हैं, क्योंकि जो लंबी अवधि का 250 से 260 दिन में चैती अरहर के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें नमी का स्ट्रेस हो जाने के कारण बाद में बड़ी समस्याएं होती है। यदि जीवन रक्षक सिंचाई नहीं हो तो किसान परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अधिकतर क्षेत्रों में 200 से 220 दिन की किस्मों का, जिसको माघी अरहर के नाम से किसान जानते हैं, उसकी खेती करते हैं। तो उसमें लक्ष्मी और मारुति ये किस्में हैं जिसमें कि उकठा रोग नहीं लगते हैं। तो इस किस्मों को लगाना चाहिए। इन 4 वर्षों में किसान को करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक गोबर खाद का प्रयोग उस खेत में करें। गोबर खाद के अलावा ब्लीचिंग पाउडर जो है 10 से 12 केजी प्रति एकड़ की दर से 2 भागों में बांटकर रबी के पहले और खरीफ के पहले और रबी के पहले आप उसमें प्रयोग करते रहें।
साथ साथ करंज की खली का भी प्रयोग किसान करें और वो 1.25 क्विंटल से 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से किसान करें। ये इतना करने के बाद और अरहर की खेती उस खेत में ना करें तो 3-4 वर्षों के बाद आप फिर पुनः उसमें अरहर की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रतिरोधी किस्म को अपनाना जरूरी है। उकठा रोग कैसे पहचानेंगे हमारे किसान भाई कि उकठा रोग लग गया? आप देखते हैं इसका बहुत आसान पहचान है और किसान इसको जानते भी हैं कि जब फूल की अवस्था में फसल आती है तो आप पूरे के पूरे फसल आप देखेंगे कि वो सूख जाते हैं। जब उसके जड़ों को आप उखाड़ के उसको बीचों बीच फाड़ने से उसमें काले धब्बे, काला लकीर जैसा धब्बा आपको जड़ के अंदर में आपको दिखाई पड़ेगा और तने को भी फाड़ेंगे तो काला ऐसे धब्बे नजर आते हैं। तो उस स्थिति में उसकी ये पहचान है। अब पूरा फसल जो है वो सूख जाएगा, ये उकठा का पहचान है। और ये मिट्टी जनित, बीज जनित दोनों तरह से ये फसल को प्रभावित करते हैं, इसलिए किसान को सावधानी रखनी चाहिए। ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। अब बेसिकली जो हमारे किसान भाई जो अरहर की खेती करते हैं वो किन किन मुख्यतः बातों पर ध्यान दें? एक तो पहली बात तो है कि अरहर की खेती के लिए खेत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिसमें पानी रुकने की संभावना नहीं हो, ढालू जमीन हो। यदि समतल जमीन भी हो तो 3 से 5 मीटर की चौड़ाई में समतली करने के बाद यानी कि पटा चलाने के बाद वो नाली बना दें। नाली बना के पानी निकास की व्यवस्था कर दें। पहली तो ये है। दूसरी है कि मिट्टी, अम्लीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी में दलहन या अरहर की खेती नहीं हो सकती है, दलहनी फसल की खेती नहीं हो सकती है। तो यदि मिट्टी जांच से किसान को ये मालूम हो कि यह मिट्टी अम्लीय है, प्राय झारखंड की मिट्टी अम्लीय है, तो उसके अनुरूप चूना या डोलोमाइट का प्रयोग करके और मिट्टी को उदासीन करने के बाद ही अरहर की खेती करें। अभी आपने देखा कि अरहर की वैज्ञानिक खेती और उसकी देखभाल किस प्रकार से करें। तो चलिए हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, जो किसान भाई बहन पशुपालन करते हैं उन किसान भाई बहनों को ज़रूरी होता है कि बदलते मौसम में अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करें। आइए आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र होली क्रॉस हजारीबाग में है, जहां आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल करी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल, तो सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताएं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में वो अपने पशु का किस प्रकार देखभाल करेंगे, खान पान की क्या व्यवस्था करेंगे? किसान भाई, अभी मौसम बदल रहा है। दिन में जो है काफ़ी गर्मी हो रही है, रात में ठंडक हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर जो है ना पशु के आवास है उसकी बढ़िया से देखभाल करें। उसमें जो है ना ऐसा ध्यान रहे कि रात में जब 2 बजे का रात होता है उस समय काफ़ी ठंडक बढ़ने लगती है। तो वैसे स्थिति में ठंड लगने की संभावना होती है। उस ठंड लगेगी तो निमोनिया वगैरह होने की संभावना है। तो वैसे स्थिति में आप उस तरह से बचाएं। अन्य पशु को भी, बकरी को भी, सुकर को भी जो है ना, चूँकि दिन में काफ़ी गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है अभी और पूर्णतः अभी नहीं आया है, तो उससे गर्मी के लिए जो है ना आप बचाएं।
डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं लगे दे दुधारू पशु पर, और रात में जो है ना ठंड नहीं लगने दे, इस तरह की व्यवस्था रखें। रात में पर्दा वगैरह गिरा दें, दिन में जो है ना डायरेक्ट सूरज की रोशनी से जो है ना पशुओं को बचाए, नहीं तो दूध वगैरह की उत्पादन क्षमता वगैरह भी ये हो जाती है। इसके अलावा जो है जैसे 25 डिग्री से ऊपर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाता है तो पशुओं में जो है ना ये खान पान की समस्या आ जाती है, कम खाना वगैरह पशु खाने लगता है। तो उचित मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार जो है ना अपने दुधारू पशुओं को दे, जिससे दूध बरकरार रहे। और इसके अलावा जो है फार्म के अंदर मक्खी वगैरह की काफ़ी संख्या बढ़ जाती है, और वैसे स्थिति में जो दुधारू पशु है उसमें थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप अपने पशु को संतुलित भोजन में ये खनिज लवण अवश्य दें। खनिज लवण जो है ना इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से पशु पर जो है ना इसका प्रभाव डालता है, दूध उत्पादन में, बाढ़ बियात में, और रोग से प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने में भी जो है ना काफ़ी इसका उपयोग है, महत्व है। तो आप जो है ना संतुलित भोजन वगैरह दें। और इसके अलावा जो है ये इनका बीमारी वगैरह कुछ है अभी इस मौसम में, बदलते मौसम में, कि एक बीमारी है आपको खुरपक्का मुँह पक्का रोग, जिसको गांव देहात में लोग बोलते हैं खुरैया खांग, चपका, थनैला भी बोलते हैं इसको। तो इससे बचाव के लिए यदि आप टीका नहीं दिए अपने पशु को तो इसका टीकाकरण आप अवश्य करा दें, चूँकि जो है ना इससे काफ़ी किसान भाई को हानि होती है। दूध बीमारी होने के बाद जो है, जो आप देखे होंगे कि मुंह में हो जाता है तो घाव हो जाता है, चप चप की आवाज़ होने लगती है, मुंह से लार गिरता है, खाना पीना पशु कम कर देती है, खूर में होता है तो खूर में घाव हो जाता है, खाना पीना भी कम कर देती है, लंगड़ा के चलती है, कीड़ा पड़ जाता है घाव में, और दूध उत्पादन कम हो जाता है, हानि होती है काफ़ी किसान भाई को। तो इससे जो है बचाव के लिए आप अपने पशु को टीका अवश्य लगवाएं। और ये भी ध्यान रखें कि फार्म की साफ़ सफाई डेली जो है ना नियमित साफ़ सफाई फार्म की करें। किसी दूसरे रोगी पशु वगैरह के पास आप नहीं जाए, या रोगी पशु को देख के आके अपने फार्म के अंदर नहीं घुसे, या जो व्यक्ति आपके फार्म में दूध दूहने वाला व्यक्ति आता है तो जहाँ तहाँ दूध दूहता है, रोगी पशु को भी दूहता है, और आपके फार्म में भी दूध दूहेगा तो बीमारी हो सकता है। तो उससे जो है ना उसको दूर रखें, या उसकी दूध दुहाई करने के पहले हाथ की बढ़िया से सफाई कराएं उसको, और उसको जो है ना इस तरह से करने से बीमारी पर नियंत्रित हो सकता है। दूसरा चीज़ कि शुक्र में यही बीमारी जो है ना खुरपक्का मुँह पक्का बीमारी से जो है ना काफ़ी मृत्यु होता है। तो शुक्र पालक भाई जो है ना आप अपने पशु को ये इसका खुरपक्का मुँह पक्का रोग का टीका अवश्य करवाएं, अन्यथा जो है ना काफ़ी हानि होने की संभावना रहती है। तो इस तरह का हुआ। बकरी में जो है ये आपके बकरी जो है इस सब में भी आपको बता दें कि उसको भी अभी बच्चा उच्चा देने का काफ़ी समय है, या अभी जो है ना बकरियां काफ़ी संख्या में प्रजनन वगैरह करती है। तो ध्यान रखें कि उसका उचित आहार दे, भोजन दे, और घर की भी अच्छी व्यवस्था रखें, नीचे उसके फर्श वगैरह की साफ़ सफाई की व्यवस्था रखें, जिससे जो है ना उसमें किसी तरह की बीमारी वगैरह नहीं हो। और ये संतुलित भोजन भी दे। अभी घास वगैरह भी होगा, आप लगाए होंगे पहले से, अक्टूबर महीना में बरसीम घास या जई वगैरह, तो उसका जो है ना समुचित व्यवस्था कर पशु को खिलाए, बकरी को भी खिलाए, और इससे जो है ना काफ़ी उसमें बाढ़ बियात की सुविधा होती है। इसके अलावा जो है बकरी में PPR रोग होता है, उसका भी जो है ना आप टीका लगवा दें। यदि टीका नहीं लगवाए हैं तब, यदि लगवाए हैं तो फिर सालाना जो टीका लगता है PPR का उसको लगवाएं। दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे एक बीमारी होता है इंट्रोटॉक्सिमिया रोग। तो इंट्रोटॉक्सिमिया रोग जो है अधिक प्रोटीन खाने से जो है बकरियों में बीमारी होता है। तो वैसे तो आपके यहाँ ज़्यादा अभी प्रोटीन वगैरह की व्यवस्था नहीं है किसान भाई, लेकिन आप जो सरसों के खेती किए हैं तो उसकी जब कटाई होती है तो उसमें बाली वगैरह काफ़ी गिर जाता है। तो वैसे खेत में आप ले जाके पूरा जो है ना बकरी को न चराएं, थोड़ा देर के लिए चराएं, उसे निकाल दें। अन्यथा जो है ना कभी देखने को मिलता है इधर काफ़ी जो है ना किसान भाई शिकायत लेके आते हैं कि इस तरह के बकरी में जो है ना इस तरह का हो गया और बकरियां मर रही है, चूँकि इससे जो है ना इंट्रोटॉक्सिमिया रोग होता है, जिससे बकरियां
गिरने उठने लगती है, झटका दे के उठती है, पतला दस्त करके, और पेट दर्द करने लगता है, चिल्लाने लगती है और 2-4 घंटा में मर जाती है। तो उससे आप बचाएं इंट्रोटॉक्सिमिया से। या टीका यदि आप लगवाएं तो कोई बात नहीं, टीका आप लगवा दें। इसका भी टीका जो है प्रखंड में आपके यहाँ सब पशु चिकित्सक के पास उपलब्ध है, सरकार के द्वारा आपूर्ति की गई है। तो आप टीका जो है ना इस तरह से लगवा दें। तो इस डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दी वयस्क बच्चों की बात। अब जो नवजात बच्चे हैं या जो छोटे छोटे बच्चे, उनकी देखभाल कैसे हमारे पशुपालक भाई करेंगे? पशुपालक भाई जो छोटे गाय के बच्चे हैं या भैंस के बच्चे हैं, जन्म लेते ही जो है उसकी सबसे पहले आँख नाक मुंह में जो सलेस्मा लगा रहता है, साफ कपड़ा या बोरा चट्टी से उसकी सफाई कर दें आप। और नाभि जो है 2 इंच छोड़ के नया ब्लेड से काट के टिंचर आयोडीन लगा दे, या तो बेटाडीन लगा दे, या तो डिटॉल वगैरह लगा के साफ कपड़ा से या बैंडेज से दे के उसका पट्टी बांध दे। उसके बाद जो है 1 घंटा के अंदर उसको फेनुस अवश्य पिला दे। फेनुस पिला देने से जो है ना उसमें प्रतिरोधी क्षमता काफ़ी विकसित होता है, उसकी शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होती है और वो जो है ना रोग से प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो जाता है, बीमारी वगैरह नहीं होता है। तो फेनुस आप अवश्य पिलाएं उसको। उसके बाद जो है उसको साफ़ सुथरा जगह में रखें, चूँकि मिट्टी वगैरह चाट लेता है बछड़ा, तो एक बीमारी होता है कोक्सीडियोसिस रोग, तो वो चीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, या खूनी दस्त वगैरह भी होता है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है उसको आप साफ़ सुथरा जगह में रखें, दीवार वगैरह नहीं चाटे, मुंह में जाली लगा दें, तो काफ़ी वृद्धि उसकी होगी। और दूध जो पिलाएंगे तो उसको जो है उसके शरीर का 1/10वां भाग दूध पिलाते हैं प्रतिदिन। उस हिसाब से दिन भर में 3 बार 1 हफ्ता तक। उसके बाद जो है ना, जैसे आप ये भैंस का बच्चा जो होता है उसको लोग जनरली गांव में फेनुस नहीं पिलाते हैं, कहते हैं कि पेट में जो है ना कीड़ा पड़ जाता है। ऐसा नहीं है किसान भाई, उसको दूध पिलाएं, उसके शरीर के 1/8वां भाग जितना हुआ वो प्रतिदिन 3 बार पिलाएंगे तो वैसा नहीं होगा। ये सब बच्चा को फेनुस पिलाने से पहले जो है उसको 50 ग्राम कड़ू तेल यदि आप पिला देते हैं या अरंडी के तेल पिला देते हैं तो उसके पेट की सफाई हो जाती है। उसके बाद फेनुस आप अवश्य पिलाएं। तो इस तरह से जो है बछड़ों को आप साफ़ सुथरा में रखें और फेनुस अवश्य पिलाएं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में, और साथ ही ये भी बताया कि टीकाकरण से किन किन रोगों से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में अति अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। तो आज आपने कुछ नई जानकारी ले ली। चलिए आशा करते हैं कि इन जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिनके द्वारा आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में फिर से हाजिर हो जाएंगे कुछ कृषि से संबंधित नई जानकारियों के साथ। जोहार।